हाय फ्रेंड्स। तो वेलकम एक बार फिर से आप सभी का। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सभी और अपने पढ़ाई पे कंटिन्यूअसली अच्छा से फोकस्ड होकर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को, क्योंकि हिस्ट्री भी एंड होने वाली है हमारी। कुछ चैप्टर शेष रहे हैं सिक्स्थ क्लास की। जैसे हमने इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफी पूरी की, पॉलिटी पूरी की, उस तरीके से हिस्ट्री भी सिक्स्थ क्लास की हो जाएगी। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपके आज के चैप्टर में से हम पढ़ने क्या वाले हैं? तो आज के चैप्टर में हम जानेंगे नगरों के बारे में जानेंगे, और नगरों के बारे में जो जो नई नई चीज़ें मिली हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके अलावा रोम के बारे में पढ़ेंगे, और नए नए सिक्कों, औजारों, जो जो चीज़ें मिली हैं प्राचीनतम टाइम में स्टार्टिंग में, तो उनके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे, फैक्चुअल कंसेप्ट जो कि आगे के पढ़ने के लिए हमारे बेस को बिल्ड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट वो एक कहानी स्टार्टिंग में कि प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी एवं हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे का एक छड़ पर मतलब लोहे की छड़ को क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, उसे पीट रहे थे। प्रभाकर ने ये सब देखा, उसे बड़े मजेदार लगा। तो अब ये तो प्रभाकर, तो अब की बात हो रही है, तो स्टार्टिंग में लोहे का पता कैसे लगा होगा? जब शुरू शुरू में सबसे पहले लोहे का पता कब लगा होगा, कैसे पता लगा होगा कि पिघलाते कैसे हैं, और औजार कैसे बनाए होंगे? तो स्टार्ट हम लोहे की जो फर्स्ट अपना सब टॉपिक जो है वो है लोहे के औजार और खेती। तो लोहे के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारी क्यूरियोसिटी रहती है कि सबसे पहले लोहे का उपयोग कैसे किया हो। मतलब वे लोग जो पहले शिकार करके काम चलाते थे, लोहे के बारे में कैसे उनको जानकारी मिली हो, कितने साल पहले। तो लोहे का उपयोग है ना, आज तो आम बात हो गई। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। लगभग आज से 3000 साल पहले लोहे का उपयोग स्टार्ट हो चुका था। तो जो महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार एवं हथियारों की बड़ी संख्या मिले हैं, मतलब जो महापाषाण काल में लगभग 3000, मतलब 3000 से 10,000 साल का जो गैप था, उसमें जब 3000 साल पहले की एक कब्र मिली है महापाषाण काल में, उसमें क्या मिले हैं, बहुत सी कब्रें मिली हैं ऐसी, जिसमें लोहे के औजार मिले हैं और हथियार मिले हैं लोहे की। कब्रों में मतलब दफनाए गए जो लोग थे उनके साथ में लोहे के औजार मिले हैं। तो आज से 3000 साल पे कुछ औजार दे रखे हैं लोहे के। इनके नाम देखो, हंसिया है, कुल्हाड़ी है, संडसी। ये देखो कुल्हाड़ी हो गया, हाँ ये हंसिया हो गया, इसको बोलते हैं संडसी। ये कुछ चीजें। और करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। 2500 वर्ष पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो नगरीकरण जो की शुरुआत होने लगी थी धीरे धीरे उस टाइम पे, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें लोहे का इतना ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता था, लेकिन उसका जो उपयोग था कई क्षेत्रों में बढ़ने लगा था। इनका यूज किस काम में करते थे? जैसे जंगलों को साफ करने में कुल्हाड़ियाँ, जुताई किसके लिए, जुताई के लिए जो हलों की फाल बनाई जाती थी, अ, वो बनाने के लिए लोहे का उपयोग स्टार्ट हो गया था। कृषि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम एवं सिंचाई, मतलब इसमें सिंचाई के बारे में हम मेनली पढ़ेंगे कि सिंचाई उस टाइम स्टार्टिंग में सिंचाई का क्या सीन था। तो जो समृद्ध गांव थे उनमें बिना राजाओं एवं उनके राज्यों के बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम रखते हैं, उसी तरीके चूंकि अब सिंचाई तो रखेगी, जब पानी नहीं होगा तो क्या उत्पादन कैसे करेंगे, फसल कैसे उत्पादित होगी? तो सिंचाई का भी काफी उपयोगी साबित हुई है। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए जाते थे। कृत्रिम जलाशय मतलब पानी को इकट्ठा करने के लिए जलाशय बनाए जाते थे। प्राचीन काल की बात हो रही है ये। गाँव में कौन रहते थे? गांव में कौन रहते थे, जो नेक्स्ट सब टॉपिक है, गांव में रहते कौन थे? तो इस महाद्वीप में दक्षिण एवं उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांव में कम से कम तीन तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को वेलल्ला, साधारण जो हलवा है, जो साधारण हल से खेती जोतने का काम करते थे उनको उणवार बोला जाता था। जो मजदूर थे, जो दास थे, उनको कड़ेसियार या अधिमई बोला जाता था। ये तमिल क्षेत्र के गांव की स्थिति है, जहाँ तीन तरीके से लोग रहते थे, तीन तरीके के। जो बड़े भूस्वामी थे उनको वेलल्ला बोलते थे, और जो साधारण हलवाई जो मीडियम में बीच में जो रहते थे, जिनके पास कुछ भूमि रहती थी, कुछ और मैं खुद का कर लेते थे, जैसे खुद खुद की भूमि, तो ये जो साधारण हलवाई थे उनको उणवार बोलते थे, उणवार। क्योंकि ये वर्ड पूछ सकता है, सीधा वर्ड देके पूछता है किससे संबंधित है। उसी तरीके से जो नीचे जो मजदूरी करके काम चलाते थे निचले तबके में, और जो दास थे उनको बोला जाता था कैडसियार या अधिमई। ये तमिल क्षेत्र की बात हो गई।
वहीं देश के उत्तरी हिस्से में, ऊपर की साइड में, देश के उत्तरी भाग में गांव का जो प्रधान व्यक्तित्व होता था उसको बोला जाता था ग्राम बोचक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद के लिए कई पीढ़ियों तक बने रहते, मतलब वंशानुगत का सिस्टम उस टाइम स्टार्ट हो गया था कि जो पद था ग्राम बोचक का, उसके पद पर एक ही परिवार के लोग कई वर्षों तक, मतलब कई वंशों तक बने रहते थे। यानी कि यह पद क्या था, अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन थी, वो ही भूस्वामी किसके, ग्राम भोजक के पद पर था। साधारणतः इसकी जमीन पर इनके दास मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देता था, दासों को। और इसके जो मजदूर काम करते थे उनको कर को इकट्ठा करने का काम सौंप देता था। ये न्यायाधीश का भी और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे, मतलब छोटे मोटे जो न्याय देने का काम भी ये करते थे और पुलिस का काम भी ये करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति बोलते थे। गृहपति, गृहपति जो स्वतंत्र, जिनके पास खुद के खेत थे, उनके उनको क्या बोलते थे, गृहपति, जो ज्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास कोई जमीन नहीं होती थी। दास कर्मकार, इसमें जो दास हो गए, कर्मकार आते थे, मजदूरी करने वाले आ गए, ये दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। तो यहाँ पे भी तीन वर्ग बट गए। उत्तर भाग में भी देखो, एक ग्राम भोजक हो गया जो जिसके पास सबसे ज्यादा जो भूस्वामी होता था। उसके बाद गृहपति, जो इसके पास मतलब जो स्वतंत्र किसान होता था, खुद की भूमि होती थी। तीसरे जो मजदूर होते थे, कामगार दास होते थे। तो ये दक्षिण की तरफ, उत्तर में भी इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब प्राचीनतम तमिल रचनाएं, इनको बोला क्या जाता था, प्राचीनतम तमिल रचनाओं को संगम साहित्य के नाम से जानते थे। तमिल के जो भी साहित्य मिले हैं, उन प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता था। इनकी रचनाएं करीब 2300 साल पहले हुई, 2300 साल पहले हुई थी। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इसका संकलन किया गया था। एक कवियों का सम्मेलन किया गया था मदुरै में, उस सम्मेलन में इनको रचा गया था। ये बहुत सी साहित्य, बहुत सी रचनाएं रची गई थी। इनको क्या बोल दिया गया, इनको संगम, संगम मतलब एक जगह इकट्ठा होके, तो इनको संगम साहित्य बोल दिया गया। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख किया जाता है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। गांव में रहने वाले, नगर क्या कहते हैं, नगर क्या कहती हैं नगर क्या कहती हैं कहानियां, यात्रा विवरण एवं मूर्ति कलाएं, पुरातत्व। मतलब नगर के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ की जो कहानियां हैं, वो यात्रा विवरण क्या कहते हैं नगरों के बारे में, मूर्ति कलाएं क्या बताती हैं, पुरातत्व क्या बताता है। तुमने जातकों के बारे में सुना था, जातक हमने पहले पढ़ा था कि जातक जो बुद्ध से संबंधित जो कथाएं थी, जो कहानियां कही जाती थी बुद्ध को लेके, भगवान, उनको जातक कथाएं बोला जाता था। ये वे कहानियां होती जो आम लोगों में प्रचलित होती थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। और यहाँ तक एक जातक कथा दी भी गई है इसके, जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो एक कहानी दी गई है जो जातक कथा है एक। अगर वैसे हमारे लिए तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं ये, अगर पढ़ना हो आपको तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आई होप अच्छे से दिख रही होगी ये। मतलब इसमें ऐसे बताता है कि एक जो गरीब युवक था, वो स्टार्टिंग में उसके पास कुछ नहीं होता था, लेकिन उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं था। तो वह धीरे धीरे, मतलब उसे एक मरे हुए चूहे से क्या बन जाता है, पैसे वाला बन जाता है। कैसे बन जाता है ये आप कहानी में स्क्रीनशॉट लेके रोक के पढ़ सकते हो। ऐसा कोई एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है नहीं। प्राचीन नगरों में जीवन के बारे में हमें अन्य स्रोतों से भी पता चलता है, जैसे शहरों, गांव, फिर जंगल के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों में ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभे एवं द्वारों द्वारा सजाया जाता था जहां से लोग आते जाते रहते थे। अगर आपको भी, आपके पास भी कोई मरा हुआ चूहा हो और आपको भी अमीर बनना हो तो आप इस कहानी को बन लो जैसे जैसे, लेकिन थोड़ा संभल के, क्योंकि ये सिर्फ कहानी थी और अगर आप रियलिटी में इसको अपनाना चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है। फिर क्या ये सांची की मूर्ति, सांची से मिले हैं। यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे, जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर 12 होगा उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर, जो चैप्टर पिछले 6 में हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ा था, उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ा था। तो उन शहरों में परकोटे से घिरे होते थे। परकोटे का मतलब होता है जो शहर के चारों तरफ एक मोटी सी दीवार बना दी जाती थी ताकि शहर की सुरक्षा की जा सके आक्रमण से और जानवरों वगैरह से, पशुपाल, जो पशु चारावाही थे उनसे। जैसा कि मतलब कई जगहों पर क्या मिले हैं, वलयकूप जैसे कुएं जैसे संरचनाएं मिली हैं। ये वलयकूप गुसल खाने, नाली, कूड़ेदान
के लिए प्रयुक्त होते थे। ये वलय कूप लोगों के घरों में भी होते थे। वलय वलय रूपी कुएं, महलों, बाजारों, जो आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटों एवं छप्पर से बने होते थे घर, जो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए और भविष्य में पुरातात्व से इनकी खोज कर सकते हैं। मतलब कि जो घर बनाते थे उस टाइम पे लोग ज्यादा मिट्टी के, लकड़ी के और छप्पर वगैरह के बनाते थे, जो कि उनके अस्तित्व इतना ज्यादा, क्योंकि काफी हजारों साल हो गए हैं, इसकी वजह से उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है। अगर धीरे धीरे फिर भी पुरातात्वविद उनकी खोजों में लगे हुए हैं, पक्की ईंटों के सबूत तो फिर भी मिल जाते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ एक नाविक एवं यात्रियों के विवरणों का भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। तो ये विवरण है किसी नाविक का, बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम। बेरी गाजा क्या है, जो भरूच का यूनानी नाम है। इसमें वो जो कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि बेरी गाजा की एक सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले एक नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल एवं अनुभवी जो स्थानीय मछुआरे यहाँ जहाज चला सकते हैं बेरी गाजा की सकरी खाड़ी में। और बेरी गाजा से में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी, सिक्कों का आयात होता था। मतलब बेरी गाजा से आते थे ये। और हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन सूती कपड़ा, रेशम हो गया, इत्र होता है जो भारत से जाता था बेरी गाजा भरूच में, यूनान में। राजा के लिए व्यापार विशेष उपहार, व्यापारी क्या लाते थे, विशेष उपहारी, वो उपहार लाते, गिफ्ट्स लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन होते थे, गायक, किशोर किशोरी, सुंदर औरतें, अच्छी शराब एवं उत्कृष्ट महीन कपड़े। मतलब जो व्यापारी आते थे वो उपहार में क्या क्या लाते थे, राजा के लिए चांदी के बर्तन लाते थे, गायक गाने वाले किशोर लाते थे, वहीं सुंदर औरतें, अच्छी शराब मतलब दासी वगैरह लाते थे, शराब लाते थे, उत्कृष्ट महीन कपड़े इसमें शामिल थे। सिक्के, अब सिक्के क्या बताते हैं नगरों के बारे में, सिक्के बताते हैं नगरों और राजाओं के बारे में। सिक्के बताते हैं कि सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता होगा। पुरातात्वविदों को इस युग में हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराना सिक्का आहत सिक्के, सबसे पुराने सिक्कों को क्या बोलते थे, आहत सिक्के, जो करीब 500 साल तक चले। इसका चित्र हमने नीचे, ये जो चित्र है ये आहत सिक्कों का है। चांदी और सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहते थे। आकृतियां कैसे बनाई जाती थी कि सिक्कों को जैसे गर्म करके, जैसे भी इन सिक्कों को छती, मतलब कि इन प्लेन सिक्कों के ऊपर इस आकृतियां बना करके जो सिक्के बनाए जाते थे इनको क्या बोलते थे, आहत सिक्के बोलते थे। जैसे इस तक कई कई भार एक जगह से भार उठा हुआ होता है, दूसरी जगह से उसके जस्ट अपोजिट ये दसे हुए दिखाई देते हैं, ये आहत सिक्के हैं। विनिमय का आदान प्रदान, संगम साहित्य में एक छोटी सी कविता है, उसको पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए, शहरों के नमक के सौदेगारों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। मतलब जो व्यापारी होते हैं बड़े बड़े, वे जो नमक के व्यापारियों के बारे में है कि वे अपने सामान को लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पर एक साथ इतने लोगों में जाते हैं, मतलब इतनी संख्या में जाते हैं कि शहर में सन्नाटे जैसा माहौल हो जाता है। समुद्र के किनारे बहुत ज्यादा नमक का उत्पादन होता है, इस बात का ये संकेत देते थे। नहरों की जो अदर एक्टिविटीज क्या क्या होती थी, अक्सर नहर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए जैसे मथुरा, सन यह दो 2500 साल पहले से भी ज्यादा समय में एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन, मथुरा के बारे में पढ़ेंगे। यह यातायात एवं व्यापार व्यापार के दो प्रमुख रास्तों में स्थित था। इसमें एक रास्ता तो उत्तर पश्चिम में पूर्व की ओर जाता था, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर एक रास्ता दूसरा जाता था, उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, अनेक मंदिर थे मथुरा में, आसपास किसान थे, पशुपालक, शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा किस चीज के लिए फेमस था, मथुरा फेमस था मूर्तियां बनाने के लिए फेमस था। यहाँ जो ये नगर था इसकी चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी, अनेक सारे मंदिर थे। लगभग 2000 साल पहले जो मथुरा में कुषाणों की राजधानी बनी, कुषाण थे, उन्होंने राजधानी बना ली मथुरा को। जिसके बारे में हम नेक्स्ट अध्याय में पढ़ने वाले हैं कि इसके बाद और आगे क्या हुआ था। मथुरा में एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, यहाँ बौद्ध विहार, जैन विहार और भगवान कृष्णा, कृष्ण भक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है मथुरा के बारे में। अम, मथुरा में बहुत से भी मंदिर हैं जो कि कृष्ण कृष्ण भगवान कृष्ण से संबंधित, बौद्ध से संबंधित, जैन से संबंधित, जैनों से संबंधित मंदिर हैं।
मथुरा के प्रस्तर खंडों एवं मूर्तियों पर अनेक से अभिलेख भी मिले हैं। मथुरा में बहुत से अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों एवं पुरुषों के द्वारा मठों एवं मंदिरों के दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर में राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मतलब मथुरा में जो भी पत्थर के शिलाखंड उन पर जो अभिलेख मिले हैं उनके बारे उनमें उन पर किन किन के बारे में, स्त्रियों पुरुषों के बारे में, मठों के और मंदिरों के बारे में जो दान देते थे उनका उल्लेख मिला है। इसके अलावा बहुत सारे व्यापारियों के बारे में, अधिकारियों के बारे में, और जैसे इसके अलावा लोहा, बुनकर, टोकरी बनाने वाले उनके बारे में भी उल्लेख मिलता है। माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, इन सबके बारे में अभिलेखों पर क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये किसकी बात हो रही है, मथुरा मथुरा शहर की बात हो रही है। 2000 साल 2500 साल पहले की बात हो रही है। शिल्पों में शिल्पकारों की बात की जाए तो पुरा स्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। मिट्टी के बहुत ही पतले एवं सुंदर बर्तन बने हुए हैं जो जिन्हें इन पर जो पॉलिश भी की होती थी उन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र बोलते थे। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NPBW, NB नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। बहुत पतले होते थे मिट्टी के और बहुत सुंदर होते थे। ये ज्यादातर महाद्वीप के उत्तरी भागों में मिले हैं, पर ये काले रंग के होते थे और इनमें एक खास प्रकार की चमक होती थी, बहुत पतले होते थे महीन। अन्य दूसरे शिल्पों की बात की जाए तो उनके अवशेष अभी इतने कम है। ये किससे संबंधित जो शिल्प है जिनके अवशेष कम बचे हैं, ये है कपड़ों का उत्पादन से संबंधित। जो उत्तर में वाराणसी एवं दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, किसके, कपड़ा उत्पादन के। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार व्यापारी अपने अपने संघ बना लेते थे, मतलब एक समूह बना लेते, अलग अलग तरीके के व्यापारी, और जिनको क्या बोला जाता था, श्रेणी, श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना होता था। ये जो श्रेणी के जो समूह बनाते थे इनका काम क्या होता था, ये प्रशिक्षण देने का, कच्चा माल उपलब्ध कराने का काम होता था, तैयार माल का विवरण करना। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार के संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। यहाँ लोग पैसे जमा करते थे, मतलब पैसे भी जमा करते थे, और ये जो संघ श्रेणी जो श्रेणी बनाते थे, ये जो संघ बनाते थे, ये प्रशिक्षण का काम करते थे। कच्चा माल को जुटाना, उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण कहाँ कहाँ करना। एक समूह बना लेते थे, ग्रुप्स, जो बैंक के तरीके काम करते थे। लोगों के पैसा जमा करते थे और उस धन का निवेश के लिए लाभ, मतलब जहाँ से लाभ प्राप्त हो वहां उसको निवेश भी किया जाता था। मतलब जो अब जो सिस्टम अपनाया जाता है बैंकों का, उस टाइम भी श्रेणी के रूप में उस टाइम के लोग अपनाते थे, संघ बना के, अलग अलग व्यापारी अपना अपना संघ बना के। और जो फायदा इनको होता था ना, वो उन सब में बाद बाद में बांट दिया जाता है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उस तरीके से। अ, और फिर और जो शेष जो लाभ होता था उसमें कुछ मठ को एवं धार्मिक जो संस्थान है उनको भी दे दिया जाता था, जो कुछ लाभ उनको मिलता था। सूत कातने बुनने के नियम, ये इसमें क्या बताया गया है? इसमें सूत कातने एवं बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। इनका वर्णन इनमें जो वर्णन किया गया है वो इस प्रकार से है कि एक विशेष अधिकारी को देख रेख में कारखानों में सूत की कताई एवं बुनाई की जाती थी। मतलब जो सूत जो था उससे जो कपड़े बनाए जाते थे, कताई और जो बुनाई की जाती थी, वो विशेष पदाधिकारियों की देख रेख में किए जाते थे। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ सन, ये इनको तैयार करने का काम में कौन कौन, विधवा, सक्षम असक्षम महिलाएं, भिक्षुणियां और वृद्धा वैश्या, राजा की जो अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को भी लगाया जा सकता था। मतलब काम कौन करती थी, ये जो बुनाई कताई का ज्यादा काम ज्यादातर किसको लगाया जाता था, विधवाओं को, महिलाओं को, भिक्षुणियों को, और वैश्याओं को, और राजाओं से जो अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाएं और जो देवदासियां थी उनको इस काम में लगाया जाता था। इस काम के लिए गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता था। जो वेतन दिया जाता था वो काम के आधार पर, क्वालिटी, गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता था। जिन महिलाओं को, मतलब जो बाहर नहीं निकल सकती थी, जिनको बाहर निकलने के लिए अनुमति नहीं थी, उनके लिए आप कच्चा माल दासियों को भेजकर कच्चा माल मंगवा लेती थी और फिर वो तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना होता था। मतलब आज आपको कच्चा माल मिला, कल आपको माल ले जाना होता था और वो कारखाने में जाके, ताकि उनको क्या बोले, पारिश्रमिक मिल सके। समय पर कच्चा माल, समय इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए एक रोशनी रहा करती थी।
अगर निरीक्षण करते टाइम मतलब कोई जो निरीक्षक था, जो भी अधिकारी था, वो औरतों की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसको सजा मिलती थी। इसके अलावा अगर औरतों ने अपना काम सही ढंग से पूरा नहीं किया या पूरा नहीं किया तो उन्हें जुर्माना भी मतलब जुर्माना भी लगाया जा सकता था, उनके अंगूठे को भी काटा जा सकता था सजा के तौर पे। तो ये था सूत काटने एवं बुनाई के कुछ नियम थे जो अर्थशास्त्र में दिए गए थे। अब एक स्थान है अरिकामेडु, इसके बारे में जानकारी पढ़ते हैं हम। अरिकामेडु, ये जो है अरिकामेडु जो है ये लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। पतन मतलब क्या होता है? बंदरगाह, एक पोर्ट था, बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिलता है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। जो कि बंदरगाह है तो जहाज आते थे, दूर दूर से सामान आते थे। ईंटों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको शायद गोदाम कहा जाता था। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले। एम्फोरा का मतलब क्या होता है? एम्फोरा शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जा सकते थे इसमें। तरल जो पदार्थ जैसे शराब हो गए, तेल, ऐसे जो जिसमें एम्फोरा नाम के पात्र मिले हैं उनमें रखा जा सकता था। इसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ जो एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एरेटाइन जैसे मोहरे। अब ये एरेटाइन क्या है? एरेटाइन है एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र का नाम रखा गया था। कहाँ? इटली में एक शहर है इटली का, उसके नाम पे एक पात्र का नाम रखा गया एरेटाइन। जो लाल चमकदार बर्तन भी मिले, ये लाल चमकदार बर्तन होता था एरेटाइन। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर इसे बनाया जाता था। ये बनाने की विधि है। ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनकी डिजाइन तो जो डिजाइन कैसी रोम की जैसी थी, लेकिन मिले बनाए कहाँ जाते थे? ये अरिकामेडू में बनाए जाते थे, यहीं पे बनाए जाते थे। जो जैसे रोमन लैंप, शीशे के बर्तन रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे मिले हैं, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मन के भी प्राप्त हुए हैं। उनके साक्ष्य, ये अरिकामेडू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये जो अभिलेख मिले हैं, ये अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों की ब्राह्मी लिपि से अभिलेख लिखे गए। मतलब ये जो बर्तन है, कुछ मिट्टी जो भी मिली है उस पे अभिलेख, कुछ लिपि लिखी गई है जो शायद ब्राह्मी लिपि थी। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया गया, इसलिए तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा गया इनको। क्या कहा गया इनको? तमिल ब्राह्मी अभिलेख इनको कहा गया। अन्यतर में रोम के बारे में पढ़ेंगे हम। रोम क्या थी? एक विशाल जो साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य, उसकी राजधानी रहा करती थी रोम। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे। उस टाइम पे रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, वहीं पश्चिमी एशिया तक सब फैला हुआ बहुत बड़ा साम्राज्य था रोम। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक थे उसका उसमें से एक थे ऑगस्टस। ऑगस्टस इसके महत्वपूर्ण शासकों में से एक शासक थे जो करीब 2000 साल पहले शासन किया था। इन्होंने क्या था, बहुत सारी स्ट्रक्चर बनवाई थी, बहुत सारे ऐसी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर बताई थी। इन्होंने कहा, जो ऑगस्टस है, इन्होंने कहा कि रोम ईंटों का एक शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। कि इन्होंने कहा कि रोम क्या था, एक ईंटों का शहर था जिसे इन्होंने क्या बनवा दिया? संगमरमर का बनवाया ऑगस्टस। और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर बनवाए, कई महल बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े पैमाने पर रंग महल, एम्फी थिएटर बनवाए जिसके चारों ओर प्रदर्शन स्थल में बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। मतलब बीच में कोई ऐसा स्थल होता था जहाँ कुछ जो धार्मिक आयोजन वगैरह, कोई प्रदर्शन वगैरह करना होता था, चारों तरफ बैठने की जगह होती थी सीढ़ीनुमा। तो ये ऑगस्टस ने बनवाया था। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। इन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्री एवं पुरुषों के लिए टाइम अलग अलग समय का निर्धारण किया जाता था कि स्नानागार में नहाने के लिए। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, जो एक्वाडक्ट के जरिए शहर में, मतलब बहुत बड़े बड़े पानी लाने के कुछ थे जिनके जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों एवं गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो ये रोम की बातें हो गई कि रोम में कैसे कैसे मतलब रोम कैसे कैसे इसका विकास हुआ। ऑगस्टस वहाँ का एक प्रमुख राजा था, उसके बारे में कुछ तिथियां दी हुई है इस चैप्टर से। इंपॉर्टेंट जो तिथियां थी, जैसे उपमहाद्वीप में लोहे की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई थी, हमने पढ़ा है ये सारी बातें। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर एवं आहत सिक्के मिले हैं करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना 2300 साल पहले हुई थी। और जो अरिकामेडू का पतन हुआ था 2200 से 1900 के बीच में, 300 साल तक, इसके बारे में पढ़ा। तो ये चैप्टर था। जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसमें और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम हिस्ट्री के मतलब जो साम्राज्यों के बारे में
और नए नए जो वंश थे उनके बारे में धीरे धीरे आगे आगे पढ़ते जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं नेक्स्ट। तो आई होप ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।